तो ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जो है वो जारी किए गए हैं। अब तक 240 लोगों के डीएनए के सैंपल लिए जा चुके हैं। डीएनए टेस्ट में 24 से 48 घंटे का जो समय है वो लगेगा और इसके लिए लगातार जो परिजन है वो वहां पर वेट कर रहे हैं कि आखिर कब वो डीएनए की रिपोर्ट आएगी और कब हम अपने परिजन को घर ले जाकर के जो संस्कार होते हैं वो कर पाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हादसा इतना दर्दनाक था, हादसा इतना भयावह था कि जो भी था सब जलकर खाक हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए रुक करते गुजरात की खबर का, जहां गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दौरा किया है गांधीनगर में। फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय का उन्होंने दौरा किया है। हर्ष संघवी ने डीएनए परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी की है। उन्होंने इस पूरे डीएनए टेस्ट को लेकर के क्या कुछ रिव्यू हैं वो भी लिए हैं। हमारी टीमें रात दिन काम कर रही है, ये कहना है हर्ष संघवी का। तो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में पहुंच के उन्होंने ये दौरा किया है। जिस तरह से वहां पर लगातार डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, परिजन लगातार अपने सैंपल देने के लिए वहां पर आ रहे हैं और इसी कड़ी में गुजरात के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने वहां का दौरा किया है। गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय का दौरा किया। अपडेट उन्होंने यहां पर जानकारी ली है, क्या कुछ अभी तक किया गया है, कितने डीएनए टेस्ट का लिए गए हैं और कितना समय लगेगा और कितना समय परिजन को हॉस्पिटल के बाहर वेट करना पड़ेगा। ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने वहां पर अपडेट जानकारी ली है। तो गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय का हर्ष संघवी ने दौरा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से 12 जून को ये दर्दनाक हादसा हुआ था अहमदाबाद में और उसके बाद तमाम नेता जो हैं वो अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी के सब अब अहमदाबाद का दौरा कर रहे हैं। अपडेट जानकारी यहां पर ली जा रही है और इसी कड़ी में अब हर्ष संघवी ने भी दौरा किया है। गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय का उन्होंने दौरा किया और क्या कुछ अपडेट जानकारी है डीएनए टेस्ट को लेकर के वो उन्होंने यहां पर ली है। बता दें इसमें 241 अभी तक जो मौत का कुल मिला के अगर आंकड़े की बात करें तो 265 तक का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की इस आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है।
पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने श्रद्धांजलि दी है। अभिनेता भव्य गांधी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। 12 जून को विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी। AI-171 में वो सवार थे, जिसमें उनकी 12 जून को दर्दनाक मौत हो गई थी और अब उनको श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने उनको श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें भी हम आपको यहां पर मौके की दिखा रहे हैं, जहां पूर्व सीएम विजय रूपाणी का 12 जून को इस दर्दनाक हादसे में निधन हो गया था और अभी बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपाला उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। विमान हादसे की बड़ी अपडेट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा भव्य गांधी, जो कि एक अभिनेता है, उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। तो अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के हमारे साथ लगातार रितु दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ मनीष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितु, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट जानकारी अभी तक आपके पास मिल रही है, जिस तरह से जांच टीम जो है वो एक्टिव है? बिल्कुल सुप्रिया, जिस तरीके से अभी तमाम जांचें चल रही है, दरअसल पहले तो ये साफ नहीं हो पाया था कि क्या वजह थी। अब उन वजह को जानने के लिए जैसे जैसे वहां पे जांच टीम पहुंची, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खंगालने की कोशिश हुई मलबे के बीच में से, कि ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस 32 सेकेंड में, जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हुआ। और कल देर शाम जो है वो ब्लैक बॉक्स मिल गया टीम को। AAIB की तरफ से ये जानकारी दी गई मीडिया को कि ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स सबसे अहम कड़ी है ये जानने के लिए कि क्या ये जो हादसा है किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या पायलट की तरफ से कोई चूक हुई। तो इस बात को समझने के लिए सबसे अहम वजह है कि आखिर क्या कुछ कारणों के चलते जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह है। महज यहां पर ब्लैक बॉक्स जो है वो टीम को 28 घंटे के अंदर मिल चुका है, जिसकी वजह से अब जांच एजेंसियों को थोड़ी सी रफ्तार मिली है। शुक्रिया रितु हमें जानकारी साझा करने के लिए। और मनीष, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी ट्रेनिंग को लेकर के कि पायलट को आखिर इमरजेंसी ट्रेनिंग में क्या कुछ दिया जाता है, क्या कुछ सिचुएशन को लेकर के उनको ट्रेन किया जाता है। मनीष, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? इस तरह का विमान होता है जी। हाँ, आ रही है आपकी आवाज? मेरी जा रही है आपको? जी हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि सेफ्टी को लेके जो चीजें पढ़ाई जाती है, जो चीजें बताई जाती है, वो बाहर नहीं आती है। लेकिन हर विमान का, जैसे एयरबस का अलग अलग मॉडल है, A320 है, 350 है, जो भी है, या बोइंग का जो भी है, 737 है, 787 है, जो भी है, तो हर का सारे विमान का अलग अलग मैनुअल होता है। उस तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है, उस मैनुअल के हिसाब से। जी। बोइंग में एक इशू है। बोइंग में इशू ये है कि पिछले 10 साल में ये बहुत सारी चीजें इन्होंने पायलट से छिपाया है। जी, ठीक है। जैसे मैनुअल, मतलब जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, जो सॉल्टर से बचाता है, नोज ऊपर जाने से बचाता है, वाइड टेक ऑफ। ठीक है। तो वो चीजें जो है वो पायलट से छिपाया गया था, जिसके लिए उनको बहुत बड़ा जुर्माना भी पे करना पड़ा था। जी। ठीक है। तो बोइंग एक ऐसी कंपनी जो पिछले 10-15 सालों में जो है बहुत अलग तरीके से काम कर रही है, बहुत सारी चीजें छिपाई जाती है। तो सिर्फ ये बोइंग के साथ ये इशू है। जी। अच्छा मनीष जी, आपसे यहाँ पर एक और चीज समझना चाहेंगे। जिस तरह से बोइंग है और एक एयरबस है, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो लगातार जो ये हादसों के आंकड़े हैं वो लगातार बोइंग की तरफ से सामने आए हैं। क्या कुछ रीजन इसके पीछे हैं? क्या वो सेफ्टी को लेकर के नेग्लेक्ट किया करते हैं? मैंने 2-3 चीजें पहले भी कहा, फिर से मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले तो जब इसका मैकडॉनल्ड डगलस के साथ जब इसका समझौता हुआ जी, उसके बाद इन्होंने कमर्शियल पे ज्यादा फोकस किया जी, रेदर देन सेफ्टी। हाँ, इस चीज के लिए
यूएस के सीनेटर जो है उन्होंने तलब भी किया था बोइंग के सीईओ को। हाँ 32.8 बिलियन 213 करोड़ रुपए के आसपास उनकी सैलरी है साल भर की, ठीक है। और उनको सिर्फ इसलिए रखा गया था कि कमर्शियली कैसे बना जाए कंपनी में। तो जब ये एयरबस आया था, जो एयरबस में जब 320 न्यू आया था, जो फ्यूल एफिशिएंसी के कारण जो है ज्यादा अच्छा कर रहा था मार्केट में, उसको compete करने के लिए इन्होंने 737 जब लाया था तो इन्होंने डिजाइन में बदलाव किया, सिर्फ नया रीडिजाइन किया उसको, सिर्फ नया विमान नहीं लाया उसे कंपटीशन में, उन्होंने बस उसके डिजाइन में बदलाव किया। तो उस डिजाइन में बदलाव करने के कारण जो है बहुत सारे सेफ्टी इशू आ गए थे उसमें। तो ये जब से मैकडॉनल्ड डगलस के साथ इनका, बेसिकली यही कहना चाहूंगा मैं, जब से इनका समझौता हुआ है तब से इन्होंने सेफ्टी पे कम, कमर्शलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया है। एक चीज और इसमें मैं पॉइंट बता दूंगा आपको, पहले 4 लेवल पे इंस्पेक्शन होता था, आज एक ही लेवल पे सिर्फ इंस्पेक्शन होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी बताइए। तो आप समझिए इस चीज को, क्या कुछ इंस्पेक्शन के पैरामीटर्स रहते हैं वो यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि पहले क्या 4 पैरामीटर्स है और अब शिफ्ट होकर के जो वो 1 हो चुका है, क्या कुछ थे वो? इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मैंने पहले बोला कि मेरा काम जो ह्यूमन रिसोर्स का है, मैं केबिन क्रू रेडी करता हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड सवाल पे ज्यादा मैं बात कर सकता हूँ, टेक्निकलिटीज मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। अच्छा, जिस तरह से जब ये ड्रीमलाइनर मार्केट में आया था, बहुत ज्यादा आपने भी सुना था कि बहुत ही आधुनिक जहाज है ये, 2000 करोड़ की लागत से बनाया गया है, और उसके बाद इस तरह की तस्वीर, एविएशन को क्या कुछ सीखने को मिलता है इस हादसे के बाद? बिल्कुल, ड्रीमलाइनर ये जो है ड्रीमलाइनर फर्स्ट एक्सीडेंट है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। 2011 में विमान इंट्रोड्यूस हुआ है और पहला ये घटना। बिल्कुल, अगर सालों की बात करें मनीष जी, तो 10 साल, अगर हम किसी विमान के लिए बोले 10 साल, तो वो एविएशन लाइन में नया विमान ही माना जाता है। नया विमान ही है, बिल्कुल जी। तो ठीक है, तो इसमें अभी तक 787 में आज तक कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, ये पहला ही दुर्घटना है। तो इस पे तो स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं। अब जब तक ब्लैक बॉक्स से, जब तक रिपोर्ट बाहर नहीं आती है, जब तक टेक्निकलिटीज समझ में नहीं आती है, तब तक इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी का कहना है कि डबल इंजन फेलियर है, किसी का कहना है कि ये तो 0.001% चांस है। बहुत सारी चीजें हैं। इस पे एक्सपेक्टेशन लगाना ठीक नहीं होगा अभी। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे अब ब्लैक बॉक्स के रिगार्डिंग बात की जाए, तो ब्लैक बॉक्स का क्या कुछ रोल होता है और कितना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वक्त, जिस तरह से जांच एजेंसियां लगातार उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रही थी, तो कितना इंपॉर्टेंट ये पूरे इस हादसे की कड़ियों को जोड़ सकता है? मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें 2 चीजें आपको जानकारी मिलेंगी। पहली कि मेंटेनेंस कितना क्या किया गया था उस विमान का, ये एकदम कटघरे में लाके खड़ी कर देगी अथॉरिटीज को भी और कंपनीज को भी, कि इसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा रहा है पहले, ठीक है, और अभी तक का मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या रहा है, ये पता चल जाएगा इस ब्लैक बॉक्स से। दूसरा ये पता चलेगा कि एटीसी और कैप्टन के बीच जो है क्या बातचीत हुई थी, ये सारा रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा। ये 2 चीजें पता चलेगी। बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लाइट की स्थिति जानना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस स्थिति में फ्लाई कर रहा था, उसके मेंटेनेंस का जो जानकारी मिलेगा, ये बहुत अहम रोल अदा करेगा ये। जी। अच्छा मनीष जी, अगर डीजीसीए के ही रोल की अगर हम बात करें, तो उसकी भूमिका जो होती है, उसका रोल होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हादसे के पहले और हादसे के बाद? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीजीसीए ही है जो सारी चीजों को कंट्रोल करती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे टेक्निकलिटीज हो, या फिर एयरक्राफ्ट हो, सारी चीजों को जो है डीजीसीए ही रेगुलेट करता है। तो डीजीसीए का तो बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते इस चीज में। अच्छा मनीष जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप कैबिन क्रू को प्रिपेयर करते हैं, तो कोई कैबिन क्रू जिनके सामने कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आई हो और फेस ऑफ करके वो निकले हों, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस? देखिए, इस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन तो बहुत कम होता है, ऑब्वियसली बात है। वो तो फिर इस तरह की तो स्टोरीज मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे जब मेरे पास रीच करते हैं, जो आज के डेट में केबिन क्रू है, तो उनको क्या परेशानी हो रही है, एचआर पॉलिसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं जी, और मैंने इसको रेज भी किया है जी। तो क्या आप वो पॉलिसीज यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं या उसकी मनाही है? नहीं, उस पॉलिसी में क्या मनाही है? अब ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो वहाँ जॉब करते हैं, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ये जी। जैसे मैंने आपको एफडीटीएल के बारे में बताया, कि एफडीटीएल का मतलब होता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ठीक है। लगभग हर कंपनी इसको, सारी कंपनी की तो बात नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन कुछ कंपनी जो है जो इसको बिल्कुल वायोलेट करता है, इस चीज को, एफडीटीएल को। एलडब्ल्यूपी लाया, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने एलडब्ल्यूपी लाया, लेकिन एलडब्ल्यूपी से उनको बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी मिला, लेकिन उसको बिल्कुल वो मतलब
क्या बोले उसको, पालन उसका नहीं करता है वो। अगर कोई LWP लेता है, लीव विदाउट पे इसको बोलते हैं, तो उसको नोटिस आ जाता है। हाँ, अगर 3 बार नोटिस आ गया, 4 बार नोटिस आ गया तो आपको फायर कर दिया जाएगा कंपनी से। ठीक है। और इसमें क्या है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा दिक्कत है HR एरिया में। ठीक है। आप अगर कोई भी आवाज उठाओगे, सेफ्टी से रिलेटेड आवाज उठाओ, मैंने एक सेफ्टी से रिलेटेड आवाज उठाया था, तो उस क्रू को जिसने मुझे ये बात कही थी, उसको वहां से फायर कर दिया गया। फायर नहीं किया गया, उसको जबरदस्ती रेजिग्नेशन दिलवा दिया गया। ठीक है। तो मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो इसी बात से, क्योंकि जो लड़कियां वहां काम करती है, मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज हैं। जब मैं बच्चों को इंटरव्यू में लेके जाता हूँ, मैं गार्जियन से मिलता हूँ, गार्जियन की बातें मेरे दिमाग में अभी भी है कि सर एक बार देख लीजिए किसी तरह इस बच्चे का हो जाए। वो ब्रेड एंड बटर विनर है अपनी फैमिली के। अपनी फैमिली के लिए पैसा खाते हैं वो। तो अपने जॉब को तो खतरा में नहीं डालेंगे वो। और उम्र कितनी होती है, 18, 19, 20 साल उम्र होती है। तो इतने बड़े बड़े अथॉरिटी से वो पंगा ले नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। अच्छा मनीष जी, जब आपके सामने ये अहमदाबाद के विमान का दर्दनाक खबर सामने आई थी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया थी? क्या कुछ आपको लगा? क्या कारण रहे होंगे? क्या कुछ कहेंगे इस हादसे को लेकर? देखिए, ये जब आया था, ये जब मुझे पता चला था, तो मैंने एक न्यूज चैनल के फेसबुक पोस्ट पे देखा था। मुझे लगा था चलो क्रैश हुआ हो, लेकिन किसी को कुछ हुआ ना हो। लेकिन जब भी मैंने फोटो वीडियोस देखे तो आग की लपेटें थी। तो मुझे फिर भी मैं आशा ये कर रहा था, मैं ये नहीं सोचना चाहता था कि किसी को कुछ हुआ हो, ना ही पैसेंजर को, ना ही क्रू को। क्रू, देखिए मैं इस बिजनेस में पहले नहीं था, मैं 3 से इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तो उस समय से केबिन क्रू, पायलट, ये जो कॉकपिट क्रू और केबिन क्रू होते हैं, ये मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं। जब मैं फ्लाई भी करता हूँ, तो मैं जब इनको देखता हूँ तो मेरे दिल के करीब होते हैं। तो मैं इमेजिन कर रहा था जब ये घटना घटा, तो किस तरीके से सारे लोग जंप सीट में बैठे होंगे और अचानक से ये हुआ होगा और आग की लपेटें हुई होंगी और जिंदा जल गए होंगे ये सारे लोग। ये दिमाग को एकदम झकझोर दिया था, यही मैं कहूंगा। और परेशान हो गए। तो एविएशन से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से 2025 का तो 12 जून जो है वो तो सबसे काला दिन तो माना ही जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा बैक जाएं और 2020 की बात करें, उस समय भी एयर इंडिया का ही वो जहाज था जो केरला के एयरपोर्ट पे जो हादसा हो गया था, जिसमें 21 लोगों की जान गई थी। तो क्या लगता है यहाँ पर एयर इंडिया कहाँ कुछ चूक कर रहा होगा? क्योंकि लगातार एयर इंडिया के विमान ही हैं जिनकी इस तरह के हादसे की खबर सामने निकल कर आ रही है। चूक यहीं पे हो रही है, टेक्नोलॉजीज पे। DGCA सख्त नहीं है और इनके पास पुराने विमान हैं जिसमें बहुत सारे डैमेजेज हैं, फिर भी वो इसको उड़ा रहा है। ठीक है। तो इसी कारण से ये एक्सीडेंट्स में हो रहे हैं। ठीक है। और आगे भी हो सकता है अगर ये सख्त नहीं हुआ तो। ठीक है। मैंने जैसे ये घटना हुआ था, मैंने एक केबिन क्रू है एयर इंडिया में ही, मेरी स्टूडेंट है, मैंने उसको फोन किया तो उसने सीधा बोला था कि सर बहुत सारी खराबी है इनके प्लान में, बहुत सारी खराबी है इनके एयरक्राफ्ट में, लेकिन फिर भी ये उड़ाते हैं। तो यही है। अच्छा चलिए, किस तरह से अब DGCA की तरफ से लेकिन साफ तौर पर जीरो ट्रांसपेरेंसी की वो यहाँ पर बात कर रही है कि जो इससे पहले के पायलट हैं, जो भी क्रू मेंबर है, जो इस विमान यही एयर इंडिया 171 में जिन्होंने इससे पहले ट्रैवल किया था, सभी की जो बयान है, जो बाइट्स हैं वो ली जाएंगी। तो क्या लगता है, क्या इसके बाद DGCA संभलेगा? बहुत बड़ा घटना है और संभलना चाहिए। और अगर नहीं समझता है तो ये फिर यही माना जाएगा कि इस देश में जान की कोई कीमत नहीं है। ठीक है। और मैंने बोला ना, चाहे एयरबस 320 हो जो 180 लोगों को लेके उड़ता है, या फिर आपका बोइंग हो जो 200 लोगों को लेके उड़ता है, ये चलता फिरता बम होता है अगर ये सही से लैंड नहीं किया तो। अगर ये सही से टेक ऑफ नहीं किया और सही से लैंड नहीं किया तो ये चलता फिरता बम होता है। कभी आपने सुना है 200 लोगों का एक साथ मतलब एसेसिनेशन हो गया? एसेसिनेशन ही कहेंगे इसको। 200 लोगों का डेथ एक साथ हो गया, ये बहुत कम आप सुनते होंगे, और ये विमान हादसा में ही हो सकता है। तो विमान को लेके तो और इनसे जुड़ी चीजों को लेके तो सख्त होना जरूरी ही है। और अभी तक DGCA बहुत ज्यादा ढिलाई कर रही थी इस चीज पे, और कंपनीज भी बहुत सारा ढिलाई कर रही थी। तो मैं चाहूंगा कि दोनों चीजें सख्त हो। बिल्कुल। आप एयरक्राफ्ट को भी ठीक करें, अच्छे एयरक्राफ्ट को उड़ाएं। इवन ये
कंपनी के हिसाब से नियम बनाने बिल्कुल, एयरक्राफ्ट को सही होने के लिए बहुत जरूरी डिसीजन यहां पर डीजीसीए को लेना है। शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से मनीष ने कहा कि डीजीसीए को जो है वो एक्टिव मोड पे आना चाहिए, तमाम तरह की जो ड्रॉबैक्स हैं एविएशन में अब उनको फेस ऑफ करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह के जो दर्दनाक हादसे हैं वो ना देखने को मिले, किसी मासूम की जान बिना किसी गलती की या यूं कहें किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ना जाए। इसके लिए डीजीसीए को अब कमर कसनी चाहिए। और फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, अहमदाबाद में 12 जून को विमान का दर्दनाक हादसा हो गया था, जिसमें 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर के दो पहलू में जांच की जा रही है। दुर्घटनाएं अनिश्चित होती हैं, कब कहां किस रूप में घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यात्री अपने सपने को लेकर के विमान में सवार हुए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शख्स को छोड़कर सभी के सपने पल भर में टूट गए।